हेलो आइडल्स। तो आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि अचानक से किसी सर्कमस्टांसेस सिचुएशन के कारण आपका गला सूखने लगा हो, सांस फूलने लगी हो, घबराहट सा होने लगा हो, या आपके हार्ट बीट बहुत अचानक से तेज हो गए हो, कोई चीज़ में मन नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा सा फील नहीं हो रहा। इट्स कंप्लीटली लाइक कि यार ये चीज़ें नॉर्मली नहीं होती मेरे साथ, एंड देन यू फील कि यार मुझे खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, नींद नहीं आ रही है, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, दोस्त फोन कर रहे हैं कि यार चल घूम के आते हैं, एंड आई एम फीलिंग लाइक कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, नहीं करना है, मूवी चल नहीं चलना है। ठीक है, हर किसी के साथ ये फीलिंग्स होती हैं बिकॉज एवरी पीपल गो थ्रू सर्टेन स्ट्रेस एंड एंजाइटी इन देयर लाइफ। बट अगर यही चीज़ें किसी पीरियडिक समय के लिए हो, एक पर्टिकुलर समय के लिए हो, जब हो सकता है कुछ ऐसा इवेंट हुआ हो जिसके कारण से ये चीज़ें हो रही हैं, तब तो ठीक है। बट अगर यही चीज़ें लंबे समय तक चलती जाएं किसी भी इंडिविजुअल के साथ, तब हम उसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर मानते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल पांडे है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस चैनल पे क्लास 11th 12th की साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, लाइक करना इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर मेरे साथ अपना पूरा कोर्स खत्म करना है आपको, तो आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा सकते हो। सो दोस्तों, अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में समझने वाले हैं। वैसे तो ये डिसऑर्डर्स बहुत डिटेल में होते हैं, बट हम यहाँ पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आगे बढ़ते हो, तब आप इसका डिटेल वर्जन पढ़ोगे। सो दोस्तों, 12 में से स्टार्ट करते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन एंजाइटी डिसऑर्डर। व्हाट इज एंजाइटी? अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है फ्रॉम डॉक्टर नितिन मलिक, हु इज अ साइकियाट्रिस्ट, आपको देखना चाहिए बिकॉज ही विल गोइंग टू आंसर व्हाट इज स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। और अगर आपको सिलेबस के हिसाब से समझना है तो मैं हूं, है ना। एंजाइटी डिसऑर्डर्स, हर इंसान वरी और फियर से गुजरता है, बट अगर यही वरी या फियर प्रोलॉन्ग हो जाए और बहुत अनप्लेजेंट सी एक फीलिंग जनरेट करने लगे आपके अंदर, तो उसे हम एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। इसके सिम्टम्स समझते हैं कि जब आपको एंजाइटी होती है तो होता क्या है। तो मान लेते हैं कि एक बंदा है राज, ठीक है, उसके कल एग्जाम्स हैं, या उसे किसी को प्रपोज करने जाना है, ठीक है। उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसको ऐसी बेचैनी सी फील हो, उसके हार्ट रेट बढ़ जाए, उसे डायरिया हो जाए, पेट खराब हो जाए, अचानक से उसकी सांस फूलने लग जाए, उसे ऐसा लगे कि यार मुझे सांस कम आ रही है, सुबह प्रपोज करने जाना है, रात में नींद नहीं आ रही है, स्लीपलेसनेस हो गया है, ठीक है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहे हैं। ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो एंजाइटी के हैं। ये जरूरी नहीं है कि प्रपोज करने के समय ही हो, ये आपके एग्जाम्स के समय हो सकते हैं, ये आपके अगर फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है या किसी क्लोज वन की डेथ हो जाती है, तब ये चीजें आपके साथ हो सकती हैं। तो वो अनप्लेजेंट सा जो फीलिंग होता है ना कि यार ये कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, और ये सारी चीजें सिम्टम्स आपके साथ हो रहे हैं, दैट इज एंजाइटी डिसऑर्डर। अब एंजाइटी डिसऑर्डर के 4 सबसेक्शंस होते हैं: जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, फोबियाज एंड सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। इन चारों को समझते हैं कि क्या होती है। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है, अगर 6 महीने या उससे ज्यादा आपकी एंजाइटी है कंटिन्यू बनी हुई, तो इसे हम जीएडी का नाम देते हैं। ये कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप आज हो 17 साल के या 18 साल के, ये कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस, ऐसी सिचुएशंस आपके साथ तब हुई थी जब आप 3 साल के, 4 साल के, 6 साल के थे, और तब से वो चीज आपके अंदर दबी हुई है, एंड अचानक ऐसे कुछ स्ट्रेसर्स आ गए जिसने उस दबे इमोशंस को बाहर निकाल दिया, ठीक है। और अब आप चाह कर भी उस पर काबू नहीं कर पा रहे हो, आपको रेस्टलेसनेस सा फील हो रहा है, आपके दिमाग में हमेशा वही बातें घूमती जा रही हैं, और उसके कारण से आपकी जो डेली लाइफ, डेली रूटीन है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। सो अगर 5-6 महीने पुरानी बातें या 6-10 साल पुरानी बातों का आज आपकी लाइफ में असर पड़ रहा है और 6 महीने से ज्यादा कंटिन्यूअसली असर पड़ रहा है, देन इट कैन बी टर्म्ड एज जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। दूसरा हम बात करेंगे पैनिक डिसऑर्डर पे। पैनिक जो शब्द है, दैट क्लियरली इंडिकेट्स डर। किसी भी ऐसे चीज का डर अगर आपको होता है और लंबे समय तक चलता है और आपकी लाइफ में, जो नॉर्मल लाइफ है, उसमें हैम्पर करता है, देन इट इज नोन एज पैनिक डिसऑर्डर्स। अब पैनिक डिसऑर्डर में कॉन्करेंट एंजाइटी अटैक्स आते हैं। एंजाइटी अटैक्स के सिम्टम्स क्या होते हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिजीनेस, ट्रेम्बलिंग, पेल्पिटेशंस, चोकिंग, नॉजिया, चेस्ट पेन, फियर ऑफ गोइंग क्रेजी, लूजिंग कंट्रोल और इवन डाइंग। इसके बाद आते हैं हम फोबियाज में। सो फोबिया, ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा।
हर किसी के साथ अलग अलग तरीके के फोबिया हो सकते हैं, ठीक है। किसी के साथ फोबिया क्या होता है, फोबिया किसी पर्टिकुलर चीज का डर, ठीक है। हो सकता है मुझे लिफ्ट में जाने से डर लगता हो सकता है मुझे हाइट से डर लगता हो सकता है मुझे पानी से डर लगता हो सकता है मुझे सांप से डर लगता हो, वट एवर, वो जो डर है एक फोबिया बना हुआ है, भले वो आपको नुकसान करे या ना करे, अचानक से फॉर एग्जाम्पल किसी को ना बहुत पहले, आज से 15 साल 20 साल पहले किसी कुत्ते ने काट दिया हो, ठीक है, आज भी वो बंदा कुत्ते को देखकर भाग जाता है या उस तरफ जाता ही नहीं है जिस तरफ कोई कुत्ते होते हैं, ठीक है। या किसी के घर ऐसे घर नहीं जाता, उसके अंदर नहीं जाता जहां पर कुत्ते होते हैं, ठीक है। तो वो क्या हुआ, उसको एक फोबिया उसके अंदर बैठ गया कि यार ये तो काटेगा ही काटेगा, चाहे कितना भी मासूम कुत्ता क्यों ना हो, है ना। सो दैट इज फोबिया। अब फोबिया के कुछ सेक्शंस होते हैं। पहला स्पेसिफिक फोबिया, जो अभी हमने बात करी अबाउट एनिमल, अबाउट स्पेस, बीइंग स्पेस के अंदर, लिफ्ट के अंदर, स्पेसिफिक फोबिया, किसी पर्टिकुलर चीज का फोबिया होना इज स्पेसिफिक फोबिया। दूसरा सोशल फोबिया। सोशल फोबिया मतलब कि अगर आपको स्टेज में जाने से डर लगता है, ऐसी जगह पे जाने से डर लगता है जहां पर लोग होते हैं, या किसी लोगों से, ग्रुप ऑफ पीपल से बात करने में आपको डर लगता है, अपने आप को प्रेजेंट करने में डर लगता है, दैट इज सोशल फोबिया। जैसे मैं स्टेज पे चढ़ा, मेरे एकदम पसीने छूटने लग गए, एकदम घबराहट होने लगी, हाथ पैर कांपने लगे, दैट इज सोशल फोबिया। तीसरा एगोराफोबिया। एगोराफोबिया मतलब कि किसी अनफेमिलियर सिचुएशन से डर होना, ठीक है। तो अगर मैं मान लो मैं कभी पंजाब नहीं गया, तो मुझे एक अनफेमिलियर सिचुएशन है कि यार वहां पर पता नहीं क्या होगा, कैसे होंगे, कौन से लोग होंगे, किस तरीके के लोग मिलेंगे। ये इवन आपके घर से जब आप बाहर निकलते हो तो आपका एगोराफोबिया एक्टिव हो जाता है। ऐसे लोग जनरली एक प्री ऑक्यूपाइड जगह पे रहना पसंद करते हैं, उतने ही लोगों से मिलना पसंद करते हैं जितने लोग को हमेशा से वो जानते आए हैं। तो वो कुछ नया नहीं करते, कुछ बाहर जाना उनको पसंद नहीं होता, कुछ नई जगह एक्सप्लोर करना नहीं पसंद होता, क्योंकि वो अनफेमिलियर सिचुएशन से उनको डर लगता है। तो ये हुए 3 फोबियाज। चौथा जो हमने एंजाइटी डिसऑर्डर पे बात करनी है वो है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। तो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर उनके साथ होता है जो किसी के साथ अपने आप को बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच कर लेते हैं, एंड दे डोंट वांट टू लीव दैट पर्सन एट एनी सर्कमस्टेंसेस। मतलब कि मैंने अपनी मम्मी से फॉर एग्जांपल, मुझे एसिडी हो गया, ठीक है, तो मैं चाहूंगा ही नहीं कि मैं उनसे अलग हूं, कहीं मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा, स्कूल जाने में मुझे पसंद नहीं होगा, कहीं खेलने जाना मुझे पसंद नहीं होगा कि यार कहीं ये मुझे छोड़ के चली गई तो, कहीं मैं इनसे अलग हो गया तो। ये जनरली कब होगा कि अगर आप मान लो बचपन में किसी मेले में गए थे और आप अपनी मम्मी से खो गए थे, और अब आप आधे घंटे आप एक जगह बैठ के सिर्फ ये रो रहे थे कि यार सब कुछ चला गया, मैं किससे कैसे मिलूंगा, और उसके बाद आपको आधे घंटे बाद आपकी मम्मी मिल भी गई, बट वो जो एसएडी है, सेपरेशन एंजाइटी, जो आपके दिल दिमाग में बैठ चुका है, दैट वुड क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। एंड पीपल या चिल्ड्रन who suffers from SAD, they generally इसको अवॉइड करने के लिए they scream, they shout, they do such type of irrational behaviors कि यार मुझे तुमसे अलग नहीं होना है, मुझे यहीं पे रहना है, इस बंदे के साथ ही रहना है। और ये रिलेशनशिप्स में भी कई लोगों के साथ होता है when you come to the adult stage, and that's the reason आपने देखा होगा कि लोग, ऐसे बहुत सारी मूवीज आई हैं जिसमें गर्लफ्रेंड इतनी ज्यादा पॉजिटिव होती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के सारे दोस्तों का मर्डर कर देती है फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो ऐसे सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर की, अच्छा उसकी लाइफ में कोई और लड़की आ गई, कोई फ्रेंड बना लिया उसने, अब ये हो सकता है उस फ्रेंड के लिए मुझे छोड़ दे, तो एक काम करती हूँ मैं उसका मर्डर कर देती हूँ, ना वो रहेगी ना ये मुझे छोड़ेगा, ठीक है। सो ये सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर पे आते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर्स खत्म। सो दूसरा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो हम समझेंगे वो है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ऑब्वियसली ओसीडी क्या होता है, इसके 2 टर्म्स है, समझ लो इसमें, एक है ऑब्सेसिव और एक है कंपल्सिव। सो ऑब्सेशन क्या होता है, कुछ करना है यार लाइफ में, ये तो है ही, ये तो करना ही है, दैट इज माय ऑब्सेशन। कंपल्सिव कि मैं ना चाहते हुए भी मुझे वो चीज बार बार करते रहनी है, कंपल्शन है, ठीक है। सो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है कि कोई एक ऐसी चीज जो आप शायद नहीं भी करना चाहते हो, बट आप जब तक वो करोगे नहीं ना, तब तक आपको रेस्टलेसनेस सा होगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कर लेना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल सुबह उठ के अगर आपको ब्रश करने की आदत पड़ गई है, तो जब तक आप ब्रश नहीं करोगे ना, तब तक आपको एक अनईजी सा फील होता रहेगा कि अरे यार बहुत अजीब सा लग रहा है, मुंह अच्छा नहीं लग रहा है, या किसी को पानी पीने की आदत होती है, किसी को चाय पीने की आदत होती है। सो ये जो आदत धीरे धीरे बन जाती है, ये होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव,
ठीक है। बट अगर ये आदत आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, देन इट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग होते हैं जिनको साफ सफाई का बड़ा वो रहता है, यार साफ सफाई होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरा रहना है, घर साफ सुथरा होना चाहिए, ये साफ होना चाहिए, वो साफ होना चाहिए, छुआछूत वाले जो लोग होते हैं वहां पर होता है। तो ये क्या करते हैं, बार बार हर चीज को साफ करते रहते हैं, ठीक है, बार बार हाथ धोते रहेंगे, बार बार सफाई करते रहेंगे, हर जगह का सफाई करते रहेंगे, कहीं पे भी कुछ गंदा दिखा तो उनको बहुत अनईजी सा फील होने लगेगा। ऐसी कुछ मूवीज देखी होगी आपने, मुझे नीचे कमेंट में बताओ जिसमें कुछ ऐसे एग्जांपल्स आए होंगे। तो अगर वो इतना हद हो जाए कि आप इतना हाथ धो रहे हो कि आपके पूरे हाथ फटने लग जा रहे हैं बार बार, ऑब्सेसिव कंपल्सिव। फिर दूसरा हो सकता है कि आप एक ही चीज को रिपीटेटिव कर रहे हो, कहीं आपको बाहर जाना है, अपने घर में एक बार ताला लगाया, आपने एक बार चेक किया, फिर आपको थोड़ा देर पर लगा यार लगाया नहीं लगाया, फिर एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर आप बाहर आए, फिर आपको लगा नहीं लगाया नहीं लगाया, फिर आप एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब इसमें एक होता है ट्राइकोटिलोमेनिया डिसऑर्डर, जिसमें लोग ऐसे बैठे रहेंगे, अपने बाल को खींचते रहेंगे, बाल को खींचते रहेंगे, जबरदस्ती का बाल खींचते रहेंगे, बार बार कंपल्सिव वो खींचते, एक ही चीज को रिपीट करते रहेंगे, खींचते रहेंगे। कुछ होते हैं जिनको अपने स्किन से बहुत एलर्जी होती है, तो वो स्किन को नोचते रहेंगे बैठ के एक जगह पे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सकोरिएशन बोलते हैं, ठीक है। सो ये तो हुई ओसीडी। अब ओसीडी के बाद तीसरा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो हम समझेंगे वो है ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ट्रॉमा क्या होता है, एक ऐसा इवेंट होना जिसका मेरे दिमाग और दिल में बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ गया, ठीक है। इसमें जो सबसे मेजर डिसऑर्डर होता है उसे हम बोलते हैं पीटीएसडी। बहुत नॉर्मल है, बट अगर इसके कारण से आपके हेल्थ में असर पड़ने लगे, आपके रिलेशन में असर पड़ने लगे, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। पीटीएसडी मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। कोई ऐसा ट्रॉमा हो गया आपके साथ, आपका एक्सीडेंट हो गया फॉर एग्जांपल, या आपने अपने आंखों के सामने किसी का एक्सीडेंट होते देख लिया, ठीक है। हो सकता है कि आप कहीं जा रहे थे, आपके जस्ट बाजू में एक गाड़ी चल रही थी और वो गाड़ी अचानक से एक ट्रक के नीचे आ गई और आपने उस बॉडी को देख लिया, वो बॉडी वो उसका चेहरा या वो पूरी बॉडी आपके दिल दिमाग में बैठ गई है। अब आप चाह कर भी भूल नहीं पा रहे हो, जब भी आप सोने की कोशिश करते हो, आंखें बंद करते हो, आपको वो दिखता है, ठीक है। दैट कुड बी अ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, किसी ट्रॉमा के बाद होने वाली प्रॉब्लम्स, दिस इज पीटीएसडी। बार बार ड्रीम आना, फ्लैशबैक्स होना, कंसंट्रेशन खराब होना, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। अगला है सोमैटिक सिम्टम्स एंड डिसऑर्डर्स। इसको आप ना बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये जो बीमारी है ये मोस्टली हर किसी को होती है, ठीक है। किसी को ज्यादा होती है, किसी को कम होती है, एंड देयर आर रिसर्चेस दैट सेज कि जेंडर स्पेसिफिक भी होती है। आप अपने घर में किसी बड़े बुजुर्ग को देख लो, या अपने मम्मी को देख लो, या फादर को देख लो, इसमें से किसी एक को तो ये चीज होती होती है, बट एक्सट्रीम लेवल पर नहीं होती है, होती सबको ही है, ठीक है। सारे डिसऑर्डर सबको होते हैं, जिसको एक्सट्रीम हो जाता है उसको डिसऑर्डर बोलते हैं। सो सोमैटिक मतलब फाइंडिंग सम फिजिकल सिम्टम्स विदाउट हैविंग दोज फिजिकल डिसीजेस। मतलब कि आपको कोई डिसीज नहीं, कोई बीमारी नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, बट आपको फिर भी ऐसा लग रहा है ना कि यार मेरी सांस फूल रही है, मुझे यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, कमर में हमेशा दर्द रहती है, जबकि आपका सारा चेकअप, सारा फिजिकल चेकअप जो है वो सही जा रहा है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सोमैटिक, फिजिकल सिम्टम्स होना विदाउट फिजिकल डिसीज। दूसरी चीज है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। तो एक हमने समझा सोमैटिक एंजाइटी डिसऑर्डर, दूसरा इलनेस सोमैटिक डिसऑर्डर। इलनेस सोमैटिक डिसऑर्डर के अंदर क्या आएगा कि एक बंदा ना कंटिन्यूअसली कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में सोचता रहेगा कि अच्छा मुझे ये भी बीमारी हो गई है। कहीं पेपर पढ़ रहा है, पेपर में बताया कि अच्छा न्यूज़पेपर में ये आया कि ये सिम्टम्स होते हैं इस पर्टिकुलर बीमारी के, और अगला सोच रहा है कि नहीं ये सारे सिम्टम्स तो मुझे भी है, मतलब मुझे भी ये बीमारी है। ये बहुत कॉमन है, ठीक है। तो ऐसी चीजें, किसी और के सिम्टम्स को सुनकर, किसी और की बीमारियों को सुनकर लगता है कि यार मुझे भी ये चीज है, और वो मान लेना कि नहीं ये तो बीमारी है ही है, चाहे डॉक्टर बोले, चाहे कोई भी कुछ भी बोले, मुझे ये बीमारी है, ये मान लिया जाता है। दैट इज इलनेस सोमैटिक डिसऑर्डर। एंड तीसरा, कई बार ये बहुत एक्सट्रीम वर्जन पर चला जाता है, और ये सोच सोच के कि मुझे ऐसी बीमारी है, ये बीमारी है, वो बीमारी एक्चुअली हो जाती है, ठीक है। तो जो ब्रेन है आपका, इट्स सो पावरफुल कि अगर आप बीमार हो और आप अपनी बॉडी को बताते जाओगे हमेशा कि यार बीमार नहीं हूं, सब ठीक है, वो उस तरीके के ट्रांसमिटर्स को रिलीज करेगा, उस तरीके के न्यूरॉन्स को, नर्व सिस्टम को एक इंफॉर्मेशन देगा और वो ठीक करेगा। वेयरएज अगर आप उसको बार बार ये बताते जाओगे नहीं मुझे ये बीमारी है, मुझे ये सारे सिम्टम्स है, वो उसको उस हद तक लेकर जाएगा और आपको बीमार सही में कर देगा। दैट कंडीशन
इज नोन एज कन्वर्जन डिसऑर्डर्स। मतलब वो बीमारी क्रिएट कर देता है, पैरालिसिस हो जाता है इसके कारण, लोग हिलना डुलना बंद कर देते हैं, आधा शरीर काम करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि वो कन्वर्ज हो जाता है, वो सही में बीमारी हो जाती है उस डिसऑर्डर के कारण। ठीक है, ये हमने बात की सोमैटिक डिसऑर्डर्स की। चौथा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो है डिसोसिएटिव प्रॉब्लम्स या डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। डिसोसिएशन, इसका मतलब क्या होता है? सो डिसोसिएटिव का मतलब होता है डिसकनेक्शन बिटवीन आइडियाज एंड इमोशंस, डिसएसोसिएशन। ठीक है, सो डिसएसोसिएशन ऑफ आइडियाज एंड इमोशंस इज नोन एज डिसोसिएशन। सो डिसोसिएशन डिसऑर्डर के अंदर तीन चीजें आती हैं, डिसोसिएटिव अमनेशिया, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर एंड डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर। ये क्या होते हैं समझते हैं। डिसोसिएटिव अमनेशिया, अमनेशिया इज अ स्टेट ऑफ डिसीज जहां पर लोग भूलना चालू करते हैं। डिसोसिएटिव अमनेशिया में क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी होती है, मतलब कि आप चीजें भूलने लगते हो इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी बायोलॉजिकल इफेक्ट। मतलब सर में चोट नहीं लगी है बट कुछ हिस्सा आप लाइफ का भूल गए हो, कुछ ऐसे इवेंट्स थे जो आपको याद ही नहीं है, याददाश्त खो जाती है, जो एकता कपूर के सीरियल्स में, दैट इज डिसोसिएटिव अमनेशिया। ठीक है, सो आपका याददाश्त खो जाना, एक पर्टिकुलर इवेंट भूल जाना, एक पर्टिकुलर समय को भूल जाना कि यार कोई शादीशुदा आदमी है, वो इतना परेशान हो गया था कि उसने मान लिया कि मेरी शादी कभी हुई नहीं है। ठीक है, विदाउट एनी फिजिकल प्रॉब्लम या ऑर्गेनिक सिम्टम, डिसोसिएटिव अमनेशिया। दूसरा डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी। अगर आपको इसका एग्जाम्पल देखना है, Amazon प्राइम पर एक सीरियल है ब्रीथ इनटू द शैडोज, अभिषेक बच्चन की। वॉच दैट एंड यू विल फाइंड आउट व्हाट डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी इज। सो डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी इज बेसिकली मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी बोलते हैं इसको, एंड इट इज बेसिकली लिंक्ड विद आपका बचपन में कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ हो, आपके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई ऐसा झटका पड़ा हो दिमाग में, या आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ हो बचपन में। तो क्या होता है कि दिमाग अपने आप को दो आइडेंटिटी में डेवलप कर लेता है, एक आइडेंटिटी जो दूसरी लोअर सेल्फ आइडेंटिटी की रक्षा करती है। ठीक है, और जब हम मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात करते हैं, ये सिर्फ दो पर्सनालिटी में नहीं जाता है, ये 5, 6, 7 तक में जा सकता है। सो एक ही इंसान 6 अलग अलग इंसान की तरह प्रेजेंट होता है, या 2 अलग अलग इंसान की तरह प्रेजेंट होता है। एक जो डरा सहमा सा रहता है, लोगों से ज्यादा बात नहीं करता, और अचानक से दूसरा आ जाता है जो उसको ओवरटेक कर लेता है, उसको सेफ गार्ड करने की कोशिश करता है। दैट इज मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, और उनके बिहेवियर में कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार ब्रीथ इनटू द शैडोज देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इंसान अपनी सेल्फ और रियलिटी से कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है, अलग हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आता क्या सेल्फ है, क्या रियलिटी है और क्या ड्रीम है। तो सेल्फ और ड्रीम से एकदम ही अलग हो जाता है, तो अपनी पर्सनलाइजेशन खो देता है, तो वो डीपर्सनलाइजेशन में चला जाता है। मतलब अपनी पर्सनैलिटी खो देता है और एक अलग ही दुनिया में चला जाता है, उसके लिए सब कुछ रंगीन हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि क्या रियलिटी है और क्या ड्रीम है। दैट कंडीशन इज नोन एज डीपर्सनलाइजेशन। सिक्स्थ जो हम समझेंगे वो है डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो डिप्रेशन एक ऐसा वर्ड है जो जनरली हम अपने आम बोलचाल में यूज करते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं। यार डिप्रेशन में हूँ, यार बहुत बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गया है। इट्स बिकॉज कि यार मूड अच्छा नहीं। ठीक है, बट जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं, इससे थोड़ा सा एक्सट्रीम होता है, जहां पर आपका मूड इतना खराब होता है कि उससे संभाला नहीं जा पाता खुद से, विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई का इंटरवेंशन। ठीक है, सो मूड खराब होना, वैरायटी ऑफ चेंजेस होना मूड में, बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस होना, कुछ करने का मन नहीं करना, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। जब हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की बात करते हैं, तो ऐसी चीजों में आपका मन नहीं लगता जिसको आप हमेशा से करते आए थे। ठीक है, आपको पहले आप बहुत घूमते थे, अचानक से आपका ब्रेकअप हो गया और अब एकदम से हार्ट पल्पेशंस होने लगे हैं, एकदम से बीपी बढ़ गया है, आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा एंजाइटी में है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, घर से निकलने का मन नहीं कर रहा, दोस्तों से मिलने का मन नहीं कर रहा। सो ऑल दोज एक्टिविटीज जो आप करते आ रहे थे और अब अचानक से आपको वो चीजें करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। ठीक है, दैट मोमेंट, दैट सिचुएशन इज नोन एज डिप्रेसिव डिसऑर्डर या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसको अगर एक लंबे समय तक होता है, तब इसमें क्या होता है कि यार इससे अच्छा है कि मैं सुसाइड कर लूं। आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंदर ये फीलिंग आती है कि सुसाइड इज द ओनली वे आउट। बट ट्रस्ट मी गाइस, टॉक टू समवन, यू विल फाइंड द सॉल्यूशन। अगर आप इस चीज से गुजर रहे हो, इफ यू आर फीलिंग कि यार एवरीथिंग हैज लॉस्ट, आपने एग्जाम में फेल हो गए हो, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, घर वाले ताने देते हैं, या आपने कोई ऐसी गलती कर दी है जो शायद किसी को एक्सेप्टेबल नहीं था। ठीक है, ऐसी चीजों के बाद आपको
सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है, घर वाले आपसे बात नहीं कर रहे होते हैं, दोस्त यार आपसे बात नहीं कर रहे होते हैं, जिसके लिए आपने बहुत कुछ किया था वो अचानक से आपको छोड़कर चली गई और आपसे बात नहीं कर रही है या नहीं कर रहा है, सारे सोशल मीडिया से आपको ब्लॉक कर दिया हुआ है कुछ समय के लिए। दीज ऑल आर टेम्पररी, कुछ समय के लिए ये प्रॉब्लम्स होती हैं एंड देयर आर सोल्यूशन टू इट। ठीक है, लाइफ में ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीजें आती हैं आगे चलकर जो आपको पीछे जब आप मुड़ के देखोगे तो सोचोगे कि यार ये चीज के लिए मैं सुसाइड करने की सोच रहा था या सोच रही थी, विच इवन डोंट डिजर्व दैट। ठीक है, सो इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट फाइंडिंग अ राइट पर्सन टू टॉक टू। सो फाइंड समवन टू टॉक। अपने दिल की बातें करने के लिए आपके पास एक बंदा होना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने उसी बंदे को खो दिया है, ट्रस्ट मी, हैव पेशेंस, यू विल फाइंड समवन नेक्स्ट। ठीक है, सो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जिसमें ये सारी चीजें होती है, साथ ही साथ में इसमें चेंज इन बॉडी वेट होगा, कांस्टेंट स्लीप की प्रॉब्लम आएगी, टायर्डनेस होगा, ठीक से कोई चीज समझ नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कम हो जाएगी, खुद को सोसाइटी से और अपने जान पहचान के लोगों से आप अलग करने लगोगे। ये सारे सिम्टम्स होते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है दोस्तों कि क्या डिप्रेशन किसी इवेंट के ही कारण होता है? तो आई टेल यू सम फैक्टर्स अबाउट कि डिप्रेशन किन किन कारणों से हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपके जस्ट अभी कोई इवेंट हुआ हो जिसके कारण से डिप्रेशन में हुआ। ठीक है, ये कई बार जेनेटिक भी होता है। अगर आपके मदर या फादर हमेशा डिप्रेस्ड रहते हैं तो वो आपके जीन्स में आ जाएगा। अगर आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर डिप्रेशन में रहते थे तो वो भी आपके जीन्स में फ्लो होगा, जो हमने पहले भी पढ़ा है 11th में इसके बारे में। सो जेनेटिक फैक्टर होता है। दूसरा एज भी होता है, एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपको कोपअप जो होता है, जो कोपिंग मैकेनिज्म होता है वो कम होते जाता है, जो थ्रेशहोल्ड होता है चीजों को झेलने का वो कम होते जाता है, एंड दैट कुड लीड यू टू डिप्रेशन एज वेल। जेंडर होता है, जनरली ये देखा गया है कि फीमेल्स में जल्दी डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं वेयर एज इन मेल्स। एंड देन ऑब्वियसली नेगेटिव इवेंट्स तो है ही, जो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर या स्ट्रेसर्स बोल लो या एक ऐसा सिचुएशन बोल लो जो उस दबे हुए डिप्रेसिव थॉट या इमोशंस को ऊपर लेके आ जाता है। सो नेगेटिव सिचुएशंस या स्ट्रेसर्स जो होते हैं वो उस दबे हुए इमोशन को ऊपर लेकर आ जाते हैं। दैट इज डिप्रेसिव डिसऑर्डर। 7th डिसऑर्डर हम समझेंगे जिसे हम बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं। पहले तो इसको ये समझते हैं, देखो एक हुआ डिप्रेशन, डिप्रेशन जिसमें कुछ करने का मन नहीं कर रहा, बात करने का मन नहीं कर रहा, फीलिंग लो हो रहा है। वेयरएज एक सिचुएशन दोस्तों होती है जिसे हम मेनिया बोलते हैं। आपके सिलेबस में नहीं है बट समझ लो, मेनिया इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम डिप्रेशन या कंप्लीटली ऑपोजिट फ्रॉम डिप्रेशन। इसमें आप इतना बात करोगे कि आप चुप नहीं हो पाते हो, आप चाह कर भी चुप नहीं हो पाओगे। ठीक है, मूड हमेशा ऊपर रहेगा, हमेशा ऐसे लगेगा कि मैं चांद तारे तोड़कर सच में ला सकता हूं। ठीक है यार, मैं ऐसे ऐसे करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, चांद तारे तोड़ के ले जाऊंगा। ठीक है, सो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो जाती हैं। सो जस्ट डिप्रेशन का ऑपोजिट होता है मेनिया। ठीक है, अब मान लो एक स्केल है, सेंटर में क्या है, इक्विलिब्रियम या बैलेंस है। इस बैलेंस के इस तरफ है डिप्रेशन, इस बैलेंस के इस तरफ है मेनिया। ठीक है, अगर कोई बंदे का बिहेवियर या इमोशंस इन दोनों तरफ जाता है रेगुलरली, दैट इज बाइपोलर डिसऑर्डर। दोनों पोल्स में, दोनों ऑपोजिट पोल्स में जब आपका बिहेवियर या इमोशंस जाते हैं, दैट इज नोन एज बाइपोलर डिसऑर्डर। अगर सिर्फ डिप्रेशन में है तो आप यूनिपोलर डिसऑर्डर बोलोगे, अगर सिर्फ मेनिया में है तो आप यूनिपोलर डिसऑर्डर बोलोगे। बट अगर फ्रीक्वेंटली कभी बहुत खुश, कभी एकदम उदास, कभी एकदम खराब सा मूड, कभी एकदम चिल्ड मजेदार मूड, दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर जिसको होता है ना, वो गुस्से को भी कंट्रोल नहीं कर पाता, बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा, इतना ज्यादा गुस्से में रहेगा कि वो खुद को या दूसरों को हार्म तक पहुंचा सकता है। ठीक है, दैट कंडीशन इज नोन एज बाइपोलर डिसऑर्डर। इसके 3 सबसेट्स हैं, बाइपोलर 1, बाइपोलर 2 एंड साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर्स। 8th डिसऑर्डर है साइजोफ्रेनिया। Schizophrenia spectrum is a problem of group of psychotic diseases which affects your physical, social and occupational problems because of your disturbed thought process, mental problems, emotions को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। इस कारण से सारी प्रॉब्लम्स जो क्रिएट करता है ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिजीजेस या प्रॉब्लम्स इज नोन एज schizophrenia. On a long term, schizophrenia affects a lot to patient and their family as well.
सो इसका सही समय पर पता करना और इसका सही इलाज करवाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड 3 सिम्टम्स ऑफ साइजोफ्रेनिया। पॉजिटिव सिम्टम, जहां पर आपके थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर एक्सेस में आते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स, जहां पर थॉट्स, बिहेवियर्स और इमोशंस नेगेटिव या लो हो जाते हैं। और साइकोमोटर सिम्टम्स, जहां पर आपका बॉडी का कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते, ऑटोमेटिकली होते हैं, जो मोटरी सेंसर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली काम करते हैं, दैट इज साइकोमोटर सिम्टम। So in positive symptoms, there are excess of desire thought process in addition to behavior. Behavior में ऐसे बहुत सारे desire additions होते हैं जो आपके delusions create करते हैं। जो चीजें नहीं भी होती हैं वो भी दिखने लगती है या सुनाई देने लगती है, delusions होने लगते हैं, disorganized thinking होने लगती है, speech में प्रॉब्लम आने लगती है, hallucinations होने लगते हैं, perception बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए बढ़ जाता है। तो excess of थॉट्स का एक्सेस होना, ज्यादा दिखना, ज्यादा समझ में आना, हेलुसिनेशन होना, ये सारे पॉजिटिव सिम्टम्स के प्रॉब्लम होते हैं। इसमें हमने एक बात करी डेल्यूजन, ठीक है। डेल्यूजन का मतलब ऐसी चीजें होना जो रियलिटी में नहीं है बट मुझे ऐसा परसीव हो रहा है, ठीक है। ये कई बार कई लोगों के साथ होता है। अगर हमने ये नोट किया हो, लोगों को भूत दिखते हैं जो प्रैक्टिकली साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है, बट वो डेल्यूजन्स होते हैं लोगों को, क्योंकि वो सोच रहे होते हैं, उनका थॉट प्रोसेस एक्सेस होता है, इमोशन एक्सेस होता है। तो अगर एक पत्ता भी लेगा उनको लगेगा कि उसमें कुछ तो था, विच कैन नॉट बी डिफाइंड बट कुछ तो था, ठीक है, दैट इज डेल्यूजन। हेलुसिनेशंस होते हैं, ठीक है, कि जो चीजें नहीं है रियलिटी में सिर्फ उस बंदे को दिख रही है, बाकी किसी को नहीं दिख रही, हेलुसिनेशंस होना। अब डेल्यूजन्स में 3 चीजें होती हैं। डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, तो जितने भी आप एकता कपूर के सीरियल्स देखोगे और उसके बाद आपके घर में जो आपके मम्मी या बहन का जो रिएक्शन होगा, दैट इज डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। मतलब ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, शी इज प्लॉटिंग अगेंस्ट मी, ये ऐसा हो रहा है, सब मेरे ऊपर ही षड्यंत्र कर रहे हैं, मुझे मारना चाहते हैं, मेरे खिलाफ बात करते हैं, ये इसने ऐसा बोला क्योंकि इसने मेरे लिए बहुत नेगेटिव सोचा था, इसलिए इसने इस तरीके की चीजें बोली, ठीक है, होता है नॉर्मली, है ना। सो दिस इज कि मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है, साजिश कर रहा है, दैट इज डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। दूसरा डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस, मतलब कि अगर मैं गाड़ी क्रॉस कर रहा हूं या गाड़ी निकाला मैंने सामने से देख के, तो अगला बोलेगा कि तू मेरे को मारना चाह रहा था। रेफरेंस मतलब जानबूझकर तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रहे हो, एक्शन कर रहे हो, उसको बता देना कि ये डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस है। आप लोगों के उसमें बहुत हो सकता है कि आपका ना किसी क्लास टीचर से झगड़ा चल रहा हो या आपके क्लास मॉनिटर से झगड़ा चल रहा हो और अचानक से आपकी एक टीचर आती है और आपको किसी तीसरी बात पे 2-4 चाटे लगा देती है। अब आपका डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस क्या बोलेगा कि यार ये जो क्लास मॉनिटर है इसी ने चुगली की होगी, जिसका उससे रियलिटी से कोई नाता नहीं है, ठीक है। तो कोई एक्शन होना इज डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। तीसरा डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, मतलब कि मेरे पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं, इसका उम्मीद करना कि यार मैं शक्तिमान हूं, मैं ऐसे हवा में हाथ उड़ाऊंगा, घूमूंगा और मैं चल जाऊंगा ऊपर, या मैं आसमान से कूदूंगा और ऐसे मारूंगा तो मेरा स्पाइडरमैन वाले स्पाइडर सेंस निकल आएंगे, ठीक है। सो दीज आर डेल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियर। एंड चौथा डेल्यूजन्स ऑफ कंट्रोल। इसमें क्या होता है, लोगों को ये लगता है कि मेरी थॉट्स, मेरी फीलिंग्स सब कुछ किसी और के कंट्रोल में है, ठीक है, वो मुझे जैसा नचाना चाह रहा है वो वैसा नचा रहा है, दैट इज डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल। हमने डेल्यूजन समझा इसके अंदर। जो लोग साइजोफ्रेनिया से गुजर रहे होते हैं उनके अंदर एक और डिसऑर्डर आ जाता है जिसे हम बोलते हैं फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर। इनके साथ क्या होता है कि इनको आप कोई भी बात लॉजिकली जब समझाने जाओगे, ठीक है, तो वो नहीं समझेगा, उसको बहुत सारे उसके अलग अलग वेरिएंट्स निकाल के ले आएगा। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो और आपको लग रहा है कि यार मैं बस जंग जीतने ही वाला हूं, एंड देन सडनली उंगली नीचे करो, दैट कम्स अप, दैट इज बिकॉज कि वो रैशनली नहीं सुनना चाह रही है उस समय पर, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि उससे साइजोफ्रेनिया है, बट अगर ये प्रोलॉन्ग पीरियड पे सेम चीज रिपीट हो रही है तो वो साइजोफ्रेनिया हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बात कर पाना, लॉजिकली बात कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा ज्यादा ही मुश्किल होता है, बिकॉज दीज आर द पीपल हु कम अप विद इलॉजिकल थिंकिंग। अलग अलग वर्ड्स और फ्रेजेस निकाल के ले आते हैं जिसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, और कई बार उन प्रॉब्लम्स को वापस ले आते हैं जिसका सोल्यूशन हो चुका था, ठीक है। तो उंगली नीचे करो अलग बात है कि उसका सोल्यूशन ऑलरेडी हो चुका है एक बार, या वो मैटर ही नहीं कर रहा था, वो अचानक से वापस आ गया वहां पर। दैट प्रॉब्लम, ये सारी फीलिंग ऑफ थॉट्स और फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर, जो आपके थॉट प्रोसेस में डिसऑर्डर्स आते हैं, वो साइजोफ्रेनिया के कारण आ सकते हैं। अब हम समझते हैं हेलुसिनेशंस क्या होते हैं। सो हेलुसिनेशन मतलब ऐसी चीजें देखना या सुनना जो रियलिटी में नहीं है, जो सिर्फ आपको दिख रही है बाकी किसी को नहीं दिख रही है, दैट इज हेलुसिनेशन। कुछ ऐसा परसीव कर लेना कि यहां पर कुछ है।
सो हेलुसिनेशंस के 6 वेरिएंट्स होते हैं। पहला ऑडिटरी हेलुसिनेशन, मतलब किसी की ऐसी बातें सुनना जो रियलिटी में नहीं है, ऐसा लगना कि कोई मेरे कान में आके कुछ बोल गया, ठीक है, कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो मुझे सुनाई दे रही हैं बट प्रैक्टिकली नहीं हो रही हैं, रियलिटी में ऐसा नहीं हो रहा है ना। सो ये हो गया ऑडिटरी, जब आप सुनते हो। विजुअल हेलुसिनेशंस, कुछ दिखना, जो भूत दिखते हैं आपको, दैट इज विजुअल हेलुसिनेशंस, ठीक है, जो रियलिटी में नहीं है। तीसरा हो सकता है टैक्टाइल हेलुसिनेशंस, मतलब यार बहुत जलन हो रही है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि मैं जल रहा हूं, ठीक है, पूरी बॉडी जल रही है, पानी के लिए भाग रहा है आदमी, दैट कैन बी टैक्टाइल हेलुसिनेशंस। चौथा सोमैटिक हेलुसिनेशंस, जो हमने पढ़ा कि यार मुझे कोई बीमारी है और उस बीमारी के कारण वो फिजिकल सिम्टम्स दिखने लग रहे हैं, जस्ट बिकॉज आई एम थिंकिंग अबाउट इट, दैट इज सोमैटिक हेलुसिनेशंस। या फिर कुछ बॉडी के अंदर हो रहा है, हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर ना कुछ चल रहा है, सांप चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, दैट कुड बी सोमैटिक हेलुसिनेशंस, बॉडी से रिलेटेड। फिफ्थ गस्टेटरी हेलुसिनेशंस, कि आप पी रहे हो चाय, आपको टेस्ट आ रहा है कोल्ड ड्रिंक का, ठीक है, सो टेस्ट फूड से रिलेटेड जो है वो, अगर आपको उस तरीके का कोई हेलुसिनेशन है या किसी को भी हो रहा है, दैट इज गस्टेटरी हेलुसिनेशन। एंड लास्ट इज ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस, जिसमें अचानक से आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं आग लग गई है, कहीं धुआं जल रहा है, धुआं हो रहा है, कहीं से स्मोक आ रहा है, कोई पॉइजन कर रहा है, पॉइजन की स्मेल आ रही है, सो स्मेल से जो रिलेटेड होता है वो ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस होता है। सो पॉजिटिव सिम्टम्स हमने समझ लिए, जिसमें थॉट ऑफ जो एक्सेस होता है थॉट्स का, इमोशंस का, बिहेवियर का। अब हम समझते हैं नेगेटिव, जहां पर कम हो जाता है थॉट, इमोशंस और बिहेवियर। इसके नेगेटिव इमोशन सिम्टम्स में क्या होता है कि लोगों को कुछ करने की, कुछ थॉट प्रोसेस की चीजें कम हो जाती हैं, सोच कम हो जाती है। जैसे हमने वहां पर देखा था सोच बढ़ती है पॉजिटिव में, यहाँ पर सोच कम हो जाती है, चीजें नहीं समझ में आती हैं। सो सबसे पहला होता है पॉवर्टी ऑफ स्पीच हो जाता है इसमें, जिसे हम एलॉजिया बोलते हैं, ठीक है। सो पॉवर्टी ऑफ स्पीच में कि बोलने कुछ शब्द नहीं आ रहे हैं बोलने के लिए, ठीक है, कंटिन्यूअसली। दूसरा ब्लंटेड इफेक्ट, जिसमें एंगर, इमोशंस शो नहीं कर रहा हूं, कम हो गए, मुझे गुस्सा भी नहीं आ रहा, मुझे कोई इमोशंस भी नहीं है, ये ब्लंटेड इफेक्ट हो गया। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कम होता है और एकदम से किसी के फ्लैट होते हैं, मतलब कुछ भी कर लो मैं कोई रिएक्शन ही नहीं दूंगा, कोई इमोशन ही नहीं है मेरे अंदर, दैट इज फ्लैट इफेक्ट। और फोर्थ एवोल्यूशन, मतलब किसी भी काम को स्टार्ट करना या फिनिश करने का मन ना करना, या कर ना पाने की कैपेसिटी ना होना, ठीक है, या मैं उसके लिए तैयार नहीं हूं, या कर ही नहीं पा रहा हूं, ना स्टार्ट कर पा रहा हूं, ना एंड कर पा रहा हूं, दैट इज एवोल्यूशन। डन, ये हुई नेगेटिव सिम्टम्स। तीसरा क्या था? साइकोमोटर सिम्टम्स। साइकोमोटर सिम्टम्स में अगर आपने लोगों को देखा होगा, जबरदस्ती बैठे हैं, खुजा रहे हैं, ठीक है, या हाथ नोच रहे हैं, या बॉडी अपने आप शेक कर रही है, ठीक है, कंट्रोल नहीं है बॉडी में, तो क्या हो रहा है कि आपके स्ट्रेसर्स ने आपके ब्रेन को इतनी हद तक खराब कर दिया है कि आपकी मोटरी सेंसेस जो होते हैं, जिस कारण से आप अपना हाथ हिलाते हो, ठीक है, या सारे मोटरी रिस्पॉन्स जो करते हो, उसको कंट्रोल से बाहर हो गया है, तो साइकोमोटर सिम्टम्स आ जाते हैं। ये भी साइजोफ्रेनिया का एक तरीका है दिखने का, सोच समझने का, ठीक है। सो दीज साइकोमोटर सिम्टम्स कैन टेक एक्सट्रीम फॉर्म्स, जिसे हम कैटाटोनिक बोलते हैं। तो कैटाटोनिक के 3 सबसेक्शंस हैं। कैटाटोनिक स्ट्यूपर, मतलब एक बंदा एक जगह बैठा हुआ है तो बैठा ही हुआ है, हिल नहीं रहा है, ठीक है, लंबे समय तक। दूसरा कैटाटोनिक रिजिडिटी, एकदम ऐसे करके बैठा हुआ है, बस रिजिड एकदम, ठीक है। और तीसरा कैटाटोनिक पॉस्चरिंग, कि एक अनकंफर्टेबल सा पॉस्चर लेकर, ठीक है, मतलब कोई भी अनकंफर्टेबल सा ऐसा पॉस्चर लेके बहुत देर तक ऐसे टिका हुआ है, ठीक है। सो अनकंफर्टेबल पॉस्चर लेकर बैठना है इस कैटाटोनिक पॉस्चर। सो ये आपके साइकोमोटर सिम्टम्स में आता है साइजोफ्रेनिया के अंदर। हमने साइजोफ्रेनिया डिसऑर्डर पढ़ा। अब अगला डिसऑर्डर हम पढ़ते हैं न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर। न्यूरो डेवलपमेंट, सो न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट कब होता है? जब आपकी एज के साथ ग्रोथ होती है, मतलब बचपन से लेकर 17, 18, 20 साल तक जब आपकी ग्रोथ चल रही होती है, तभी आपकी न्यूरॉन्स की भी जो डेवलपमेंट होती है। बट अब मान लो ऐसे समय पर आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, या फिर आपको सुनामी आ गई, वॉर में चले गए, ऐसा इंपैक्ट पड़ गया जिसने आपके न्यूरो डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी, डेवलप नहीं हो पाया आपका न्यूरॉन्स, ठीक है, सिनेप्सिस के लिए नहीं बन पाए, ट्रांसमीटर्स पूरे सारे न्यूरॉन्स नहीं बन पाए। सो जो न्यूरॉन्स से एक इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन्स को इंफॉर्मेशन देती है, बीच में वो गैप आ गया, तो अब क्या होगा, वो फ्लो ही नहीं जाएगा इंफॉर्मेशन का, ठीक है। सो उस कारण से जो डिसऑर्डर क्रिएट होता है, दैट इज न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर। अब क्योंकि हमने समझा कि ये डेवलपमेंट स्टेज में होता है, मतलब इसकी लाइफ क्या होगी, बचपन से लेकर 17, 18 साल तक के लोगों को ही होता होगा ज्यादा, तो इसके कुछ सब सेक्शंस हैं न्यूरो डेवलपमेंट के, बेसिकली 3 है, ठीक है। ADHD मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, दूसरा ASD
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड थर्ड वन इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इन तीनों को समझते हैं क्या होता है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो खासकर स्टूडेंट्स लाइफ में होता है वो है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। सो जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है अटेंशन डेफिसिट, मतलब ऐसा कोई स्टूडेंट या ऐसा कोई बच्चा जो किसी एक चीज में अटेंशन नहीं लगा पाता, डेफिसिट है, ठीक है, किसी चीज में अटेंशन नहीं लगता। ऐसे लोग जब टीचर कंप्लेन करती है ना जाके प्रिंसिपल को कि सर ये क्लास में अटेंशन नहीं देता है, ये किसी चीज का जवाब नहीं देता है, इसको कोई बात एक बार में समझ में नहीं आती है, बार बार एक ही चीज के क्वेश्चन पूछता है, कोई कॉन्सेंट्रेशन इसका बहुत वीक है, ये जो स्टूडेंट हो सकता है या है वो हो सकता है कि अटेंशन डेफिसिट हो, उसका अटेंशन नहीं बन पा रहा हो, ठीक है। दूसरा हाइपर एक्टिविटी, तो ऐसे भी स्टूडेंट आपकी क्लास में होंगे जो बहुत हाइपर एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, हर चीज कर लेंगे, एक बार इस झूले में झूलेंगे, दूसरी बार दूसरे झूले में झूलेंगे, एक बार इस क्लास में जाएंगे, दूसरी क्लास में जाएंगे, 15 लोगों से बात करेंगे, हर चीज में आगे खड़े हो जाएंगे, भले आता हो या ना आता हो। दैट इज हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। डन। दूसरा है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। सो ये वो बच्चे होते हैं जिनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो दीज आर द चिल्ड्रन जिनको दूसरों से कनेक्शन बनाने में या रिलेशन बनाने में उतना मजा नहीं आता, उतना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। दे आर नॉट केपेबल इनफ टू क्रिएट दैट और मेंटेन दैट रिलेशनशिप। सो चिल्ड्रन विद ऑटिज्म इज प्रोफाउंड कि ना वो नए रिलेशंस नहीं बना पाते, लोगों की फीलिंग्स को नहीं समझ पाते। तो हो सकता है जो आपकी बंदी है जो आपकी फीलिंग नहीं समझ पाती है वो ऑटिज्म का शिकार हो, ठीक है, पेशेंट हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर कोई बीमारी पड़ा हुआ है, ठीक है। सो हर किसी में इमोशंस होते हैं, मैंने पहले ही बताया था, ये सारी चीजें हर किसी में होती हैं, किसी में कम होती हैं, किसी में ज्यादा होती हैं। जब ज्यादा होती है तब हम उसे साइकोटिक डिसऑर्डर मानते हैं, ठीक है। ये मैं सिर्फ आप लोग याद रख पाओ इसलिए मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ। नाउ यही वो लोग अपनी लाइफ में ना बहुत सारे सेंसरी मूवमेंट्स नहीं कर पाते ठीक से, मतलब बार बार हाथ हिलाना, ठीक है, झटके लेना, स्पीच उनकी सही ना हो पाना, बार बार एक ही बात को बार बार हकला के दोहराना, ये सारे ऑटिज्म की प्रॉब्लम होती है। यहाँ तक कि कई लोग तो अपना सर पटकने लगते हैं दीवार पे, जब उनको समझ में नहीं आता है कुछ तो वो अचानक से सर पटकने लगेंगे, अपना हाथ मारने लगेंगे सर में। ये सारी प्रॉब्लम्स ऑटिज्म के साथ होती है। और अगली न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर जो होता है वो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है। ये वो बच्चे हैं जिनका IQ लेवल जो है वो 70 से नीचे होता है। बहुत सारी चीजों को नहीं समझ पाना, लर्निंग डेफिशिएंसी होना, चीजों को पढ़ के नहीं समझ पाना है, बार बार मैं उन चीजों को पढ़ता जा रहा हूँ बट मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, एक ही लाइन को मैंने 15 बार पढ़ ली पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा, ये लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। सो ऐसे बच्चे जिनका 70 से नीचे आपका IQ स्कोर होता है, दैट स्टूडेंट माइट बी इंटेलेक्चुअल डेफिसिट या इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर हो सकता है इनके अंदर, ठीक है। अब अगला डिसऑर्डर समझते हैं डिसरप्टिव इंपल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर। सो डिसरप्टिव डिसऑर्डर के अंदर ऐसे डिसऑर्डर्स आते हैं जो जनरली उस एज अप्रोप्रिएट के लिए सही नहीं होता, ठीक है। जैसे, और इसके ना आपको मतलब 550 एग्जांपल आपके आसपास ही मिल जाएंगे। अगर आपको कोई ऐसा एग्जांपल याद आता है नीचे कमेंट में आप मुझे बता सकते हो। डिसरप्टिव में क्या होगा, दो चीजें होती है, पहला ODD होता है और दूसरा कंडक्ट डिसऑर्डर होता है। ODD क्या होता है, ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। सो ODD के जो बच्चे होते हैं ये जनरली अपनी एज से ज्यादा मिसकंडक्ट बिहेव करते हैं, इररेशनल बिहेव करते हैं, ठीक है, जबरदस्ती की जिद करते हैं, बहुत इरिटेटिव होते हैं, डिसओबीडियंट होते हैं, ठीक है, मतलब हद से ज्यादा, जितना बर्दाश्त कर सकता है एक इंडिविजुअल या एक एडल्ट उससे ज्यादा। और दे ऑफन कम अप विद कि टू वेरीफाई कि नहीं यार जो मैंने किया वो सही किया, ठीक है। बहुत डिसओबीडियंट होते हैं, दूसरे की बात नहीं मानना, बड़ों की बात नहीं मानना, गलत काम करना, लोगों पर चिल्लाना, गलत बिहेव करना, मारपीट करना, ये सारा इसके सिम्टम्स होते हैं। दूसरा कंडक्ट या सोशल डिसऑर्डर, इसमें जनरली ऐसी चीज करना जो एज अप्रोप्रिएट नहीं होंगी और फैमिली एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटल नॉर्म्स से हटकर काम करेंगे। चोरी करना फॉर एग्जांपल, आपकी एज है मान लो 10 साल 15 साल और आप चोरी कर रहे हो, लोगों को गाली दे रहे हो, ठीक है, और मारपीट कर रहे हो, ये जो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है, एज इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो कंडक्ट आप कर रहे हो उसको इस कैटेगरी में कंडक्ट डिसऑर्डर में रखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपने बहुत हमने देखे हैं ये जो कि नहीं होना चाहिए, विच इज वेरी बैड, बट इसको आप कंडक्ट डिसऑर्डर में भी रख सकते हो। किसी को फिजिकली हार्म करना, ठीक है, बहुत सारे ऐसे 18 से नीचे के बच्चे हैं जिन्होंने रेप्स किए हैं, which is not valid, which cannot be justified obviously, and that can be termed as conduct disorder. Understood?
ये हुआ हमारा डिसरप्टिव डिसऑर्डर्स के एग्जाम्पल। इसमें एक चीज और समझनी जरूरी है कि बहुत तरीके के एग्रेशंस होते हैं जो बच्चा शो कर सकता है। ठीक है, वर्बल एग्रेशन, किसी को गाली देना, गलत बातें बोलना। फिजिकल एग्रेशन, मारपीट करना, झगड़ा होना, जान से मार देना, ये भी होता है फिजिकल एग्रेशन। तीसरा हॉस्टाइल एग्रेशन, धक्का दे दिए, ठीक है, चोट लगा दिए, किसी डंडे से मार दिए, हॉस्टाइल, हॉस्टिलिटी जो होती है, हॉस्टाइल एग्रेशन। एंड फोर्थ इज प्रोएक्टिव एग्रेशन। सो प्रोएक्टिव में क्या होता है, किसी को बुली करना, जबरदस्ती का परेशान करना, तंग करना, ये सारे एग्रेशन उसके अंदर आते हैं। डन। तो ये हमने डिसरप्टिव डिसऑर्डर्स समझ लिया। अब हम समझते हैं अगला 11th नंबर पे फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स। सो इसमें क्या होता है, फीडिंग और ईटिंग डिसऑर्डर्स के अंदर 3 तरीके की चीजें हो सकती हैं। पहला कि इंसान को अपनी बॉडी के लिए ऐसा लग रहा है कि यार मैं बहुत मोटा हो गया हूँ, मेरा बॉडी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो अब मैं खाना छोड़ देता हूँ। खाना छोड़ के इवन दीज पीपल कैन स्टार्व टू डेथ, मतलब भूख से मर सकते हैं जस्ट बिकॉज की बॉडी मेंटेन रहनी चाहिए, ऐसा सोच के कि मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ या बहुत मोटा हो गया हूँ, खाना बंद कर दूंगा तो दुबला हो जाऊंगा एंड थिंग्स लाइक दैट। दिस कंडीशन इज नोन एज एनोरेक्सिया। ठीक है। दूसरा एक बंदा हो सकता है जिसको वो जब तक खाएगा जब तक उल्टी ना हो जाए, या इतना ज्यादा खा लेगा फिर उसके बाद दवाई खाएगा उसको पचाने के लिए और उसके बाद प्यूक कर देगा। ठीक है, तो वो बहुत हद तक खाना चालू करते हैं। तो इस बीमारी को जो हद तक खाते हैं उसको बोलते हैं बुलिमिया नर्वसा। ठीक है। तीसरा हो सकता है जो बहुत तेज, बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी जल्दी खाने वाले लोग, बच्चा हो सकता है। ठीक है, इस बीमारी को क्या बोलते हैं, बिंज ईटिंग। ठीक है, पहला जो जबरदस्ती कम खा रहा था या नहीं खा रहा था बिकॉज बॉडी वेट के कारण, जैसे हमने एनोरेक्सिया बोला। दूसरा जो बहुत ज्यादा खा रहा था, इतना ज्यादा कि एकदम पेट भर जाए और उसके बाद उल्टी कर दे या पचाने के लिए खाना खाए, दैट इज बुलिमिया नर्वसा। और तीसरा बिंज ईटिंग, जबरदस्ती बस खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, जितना एपेटाइट है उससे ज्यादा खाया जा रहा है। ठीक है, तो इसे बिंज ईटिंग बोलते हैं। डन। अगला 12th नंबर ऑफ डिसऑर्डर इज सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। एज अ स्टूडेंट, एज अ टीनेजर, एज अ यंग स्टूडेंट, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या चीजें आपके लिए सही और क्या गलत है। सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर में हम जानते हैं अभी तक जितनी बीमारी हमने समझी थी, जितनी देखी थी, ये दूसरों के कारण हो सकती है। ठीक है, चाहे कोई भी हो, एंजाइटी हो सकता है दूसरों के कारण से हो, डिप्रेशन हो सकता है दूसरों के कारण से हो, बाइपोलर हो सकता है दूसरों के कारण से हो। सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर आप खुद क्रिएट करते हो। ठीक है, तो आपकी एज में जो 2 तरीके के मेजर डिसऑर्डर्स, सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स आते हैं, वो होता है पहला अल्कोहल के कारण और दूसरा कोकेन या ड्रग्स के कारण। सो सब्सटेंस रिलेटेड में सबसे पहले समझते हैं अल्कोहल। ठीक है, सो अल्कोहल आदमी क्यों कंज्यूम करता है, या औरतें भी कंज्यूम करती हैं फॉर एग्जांपल। सो क्यों एक ह्यूमन बीइंग अल्कोहल को कंज्यूम करता है? अल्कोहल क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर जो नर्वस होते हैं, जो न्यूरॉन सिस्टम होता है, उसको थोड़ा सा स्लो कर देता है, हार्ट पल्पेशंस को स्लो कर देता है। ठीक है, इसके कारण से क्या लगता है कि यार जो मेरे अंदर स्ट्रेस थी वो कम हो रही है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिस माइट हेल्प, बट ऑन द लॉन्गर रन, ठीक है, ये और ज्यादा एंजाइटी या डिप्रेशन को क्रिएट करता है, बढ़ाता जाता है, ये कम नहीं करता है। एंड बिकॉज ऑफ रेगुलर यूज और मिस यूज ऑफ दीज सब्सटेंसेस, पीपल स्टार्ट फाइटिंग, पीपल स्टार्ट डूइंग अनयूजुअल बिहेवियर इन द सोसाइटी। ठीक है, तो सोसाइटी खराब होती है, सोशल प्रेजेंस खराब होता है, रिलेशनशिप्स खराब होते हैं इफ यू आर टेकिंग अल्कोहल इन अ अनप्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ आपके बॉडी में जो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगता है। सो अल्कोहल अंदर ही अंदर शरीर को गलाने लगता है, खराब करने लगता है, आपकी पेट की जो इंटरनल लाइनिंग्स होती हैं उसको खराब करने लगता है, जलाने लगता है, एंड दैट कैन क्रिएट अल्सर्स हो सकते हैं पेट में। ठीक है, इसके बाद आपका जो लीवर होता है, लीवर क्या करता है, आपकी इम्प्यूरिटीज को फिल्टर करता है और बाहर निकालता है। ठीक है, जब आप एक रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा अल्कोहल लेते हो तब वो क्या करेगा कि वो उतना फिल्टर तो नहीं कर पाएगा ना, उसका तो एक लिमिट है कि वो 1 घंटे में इतना ही करेगा या 4 घंटे में इतना ही करेगा। आपने उससे ज्यादा अगर अल्कोहल जो लोग कंज्यूम करते हैं तो वो आपका लीवर भी खराब करता है। ठीक है, सो अल्टीमेटली पीपल डाई बिकॉज ऑफ हाई यूज ऑफ अल्कोहलिज्म। तो किडनी खराब हो जाती है, लिवर खराब हो जाती है, पेट में छाले हो जाते हैं, पेट खराब हो जाता है, कई लोगों को कैंसर हो जाता है पेट में बिकॉज वो चीज़ ठीक नहीं होती है, हाई ब्लड प्रेशर का बीमारी हो जाता है, शुगर या जो आपका
पिट्यूटरी ग्लैंड्स या पैंक्रियाज है वो खराब हो जाने के कारण आपकी डायबिटीज आपको आ जाती है। सो ये सारे जो है लॉन्ग टर्म अल्कोहलिज्म यूज के साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगला कोकेन या हेरोइन या जो भी ड्रग्स होते हैं या ओपियम, ठीक है। अल्कोहल क्या करता है, एक समय के लिए आदमी के अंदर एक एनर्जी क्रिएट कर देता है थोड़े समय के लिए, तो वो दोस्ती यारी ज्यादा होने लगती है और भाई तू मेरा आज गड्डी तेरा भाई चलाएगा एंड थिंग्स लाइक दैट, बिकॉज वो एक पुश देता है, ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पुश देता है। बट जो कोकेन और ओपियम और हेरोइन जैसी जो ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्लो डाउन कर देते हैं, ठीक है, आपके थॉट प्रोसेस को, आपके इमोशंस को, आपके स्ट्रेस को, सबको स्लो डाउन कर देते हैं फॉर स्टार्टिंग। बट अगर आपने संजू देखी है, यू माइट अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आप ड्रग्स या कोकेन या इस चीज से बाहर आ सकते हो, है ना। और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, आपके शरीर को नुकसान तो करता ही करता है, आपके रिलेशनशिप्स को, आपके हर चीज को इशू क्रिएट करेगा, आपके स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन सबको बढ़ा के रखेगा और पता नहीं कितनी सारी वो बीमारियां साथ में लेकर आता है। सो ये सब्सटेंस रिलेटेड अब्यूज है। सो माय सजेशन टू यू कि अगर आपको अल्कोहल या टबैको यूज करना है, ठीक है, सो आपको उसकी लिमिट पता होनी चाहिए, ठीक। कुछ लिमिट में हो सकता है कि चीजें आपको हेल्प करें कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, बट उसकी लिमिट आपको पता होनी चाहिए। 120 ml ऑफ अल्कोहल इज इनफ फॉर वन डे, ठीक है, और फॉर वन डे मतलब एक बार में, और ये चीज आपको कम से कम 15 दिन तक तो रिपीट नहीं करनी है, ठीक है। ऑन द सेकेंड हैंड, कोकेन, ड्रग्स, ऐसी चीजें जो आपको लत बना के रख दें, वो तो यूज ही नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपको बॉडी आपकी मांगेगी। जैसे अगर आप चाय पीने के आदी हो, ठीक है, और अगर आप एक दिन चाय ना पियो, अगर आप बचपन से चाय पीते आ रहे हो, एक दिन चाय पत्ती पी के देखो, आपको पता चल जाएगा कि क्या इफेक्ट होता है इसका, ठीक है। यू विल स्टार्ट फीलिंग सर दर्द, सर भारी, पूरा ये दर्द होने लगेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ये हो चुका है मेरे साथ, ठीक है। तो ये तब तक होगा जब तक आपको वापस से चाय ना मिल जाए। सेम गोज विद ड्रग्स ऑल्सो, सेम गोज विद अल्कोहल ऑल्सो। जब उसका एक्सट्रीम वर्जन पे पहुंच जाता है, जब आपको ये नहीं पता होता कि कहाँ पर स्टॉप करना है, तो डेली के रूटीन में वो ऐड हो जाता है और वो फिर छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। सो ये सारे डिसऑर्डर्स हमने समझे, मल्टीपल डिसऑर्डर्स, करीब करीब 12 डिसऑर्डर्स हमने समझे। दैट्स इट फॉर क्लास 12 चैप्टर 4, दैट्स द एंड। कुछ भी चीज ऐसे आपको जो नहीं समझ में आई हो, यू कैन ड्रॉप डाउन इन कमेंट बॉक्स। अगर आपको पसंद आया, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।